हेलो नमस्कार सभी को। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर है। पहला हमने ऑलरेडी कर लिया है जिसमें सोर्सेज ऑफ जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सब कुछ जाना, जो भी एग्ज़ाम रिलेवेंट है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि एमएससीईटी हो या सीयूईटी, पीजी, एलएलबी हो, उसके लिए रिलेवेंट है। मैं प्रॉपर खुद से नोट्स बना रहा हूँ इधर-उधर लेक्चर करके, और खुद जो पढ़ा था उसका नोट्स, और उसके अलावा अलग-अलग बुक से, साइट से। सो एकदम रिलेवेंट कि इधर-उधर का कुछ भी ना हो, और उसी दोनों एग्ज़ाम के हिसाब से ही हो, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में बहुत डीप में नहीं आता है। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि ये आर्टिकल किसमें है, पर्टिकुलर प्रोविज़न के अंदर नहीं पूछेगा कुछ भी चीज़। सो उसी चीज़ को ध्यान में रख के ये पूरा कंटेंट जो है वो तैयार कर रहा हूँ। और पीडीएफ जो है मैं इस बार पहले वाले में नहीं किया था, बट ये वाला जो है सो उसको, और इस वाले जो आज हम पढ़ेंगे इसका साथ में मैं अभी साथ में ही अपलोड करा दूंगा। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सो आज जो मेन हम लोग का टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना कहाँ कहाँ से रैंसैक किए हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, और एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल हो गया, पार्ट्स हो गया, ये सब जानेंगे आज। ठीक है। सो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम थोड़े से करीब हैं। सो मुझको लगता है थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट, और आपको तो करना ही है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सो दूसरा लेक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फीचर से शुरुआत करते हैं। एक बार बस ओवरऑल हो लेना है ऊपर ऊपर से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। ओरिजिनली जो था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, बट अब जो है 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 22 पार्ट्स हैं इसमें। मैं हम्म ऑलराइट। सो 448 आर्टिकल्स करेंटली है। 470 तक कभी पहुंचा था। 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ये करंट की पोजीशन है। ठीक है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ मैटर्स हो गए जैसे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है, आपको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। बट कुछ जो मैटर है उसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 एंड वोटिंग, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कुछ कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कहीं से भी फेडरलिज्म इफेक्ट हो रही है या हाई कोर्ट की पावर इन्फ्रिंज हो रही है, तो उसमें आपको 50% के जो स्टेट हैं, 50% उनकी सैंक्शन भी चाहिए होगी। सो ये रिजिड भी है कुछ चीज़ों के लिए, फ्लेक्सिबल भी है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ। इसके अलावा फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, बट यूनिटरी वाइज़ है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। आर्टिकल 1 देखेंगे, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, फेडरल सिस्टम का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अगर हम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसका जो नेचर है वो फेडरल है, बट ये है कि थोड़ा-सा सेंटर को ज़्यादा पावर है। अलग-अलग जूरिस्ट ने अलग-अलग इसको डिफाइन किया है, जैसे केसी वेयर जी ने क्वासी फेडरल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा हमारे यहाँ के फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है मोरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वही है, और भी दुनिया भर के लोग कमेंट्री किए हैं, बट ये तीनों बस दिमाग में रखिएगा, वन लाइनर में आ सकता है। क्वासी फेडरल केसी वेयर, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मोरिस जोन्स, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, लिखा नहीं हूँ। 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जिसमें पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो हमको वो पावर जो है सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे रिकॉल होता है कि जो भी हम मेंबर चुने हैं उसको वापस बुला लें अगर हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। प्लेबिसाइट होता है, उसके अलावा मतलब और भी 2-3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू रेफरेंडम होता है। ये सब जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे पीपल खुद अपने हिसाब से जो है वो कानून बनाते हैं, खुद ही वोट करके, और खुद ही एक तरह से शुरुआत करके लेजिस्लेशन का। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम एक लीडर चुनते हैं, वो अपर हाउस, लोअर हाउस वहाँ पे जाके कानून बनाते हैं, और वो हम पे इम्प्लीमेंट होता है। सो वो 2 टाइप की होती है। उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं।
एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सेकेंड, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएस में है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होती है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और बट एट द सेम टाइम स्टेबल कम होता है, क्योंकि आपकी जो भी पूरी जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, बट एट द सेम टाइम द मोमेंट आप एक तरह से पॉपुलैरिटी लूज करते हैं, सो गवर्नमेंट चली जाएगी। सो रिस्पॉन्सिबल तो है, बट एट द सेम टाइम स्टेबल नहीं है। सो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं है। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको सोवरेन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोई भी ब्रिटेन में। सो वहाँ पे जब भी जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बनाई वही धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनते चला जाता है, मतलब वही जो लेजिस्लेशन बना है उसी से सब गवर्न हो रहा है, और वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो अपने आप में ही एक तरह से एब्सोल्यूट है। बट इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट डिराइव कर रही है पावर कहाँ से? अथवा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप प्रिएम्बल पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो इंडिया में सोवरेन कौन है, वन लाइनर में आ सकता है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सोवरेन इन इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन इन एब्सोल्यूट सेंस। देन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आज देखेंगे हम अभी इसको। राइट टू इक्वालिटी है 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज बोलते हैं 29 30। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में। देन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे इमरजेंसी हो या और भी कोई भी हो, मार्शियल लॉ लगा हो, इमरजेंसी हो, कभी भी आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जो 21 है राइट टू लाइफ, इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ लेक्चर बड़ा हो, बट बेसिक चीजें हैं, बहुत डीप में नहीं है, और ये अभी खाली फीचर्स बता रहा हूँ, सो इसके चक्कर में। पार्ट 4 में डीपीएसपी मेंशन्ड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट को डायरेक्ट करती है कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन को बनाने के लिए, और ये नॉन जस्टिसिएबल होती है, मतलब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आपका ये राइट इन्फ्रिंज होता है। एक तरह से ये डायरेक्ट करती है सिर्फ गवर्नमेंट को कि आप धीरे 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 करके इसको इम्प्लीमेंट करिए। और बी आर अम्बेडकर ने इसे नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसको? टीपीएसपी। देन पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 से 18 के अबव सभी लोग क्या है, वोट कर सकते हैं इंडिया में। सिंगल सिटीजनशिप, यूएस की तरह दो सिटीजनशिप नहीं कि स्टेट की भी अलग सिटीजनशिप और यूएसए की अलग। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप ये नहीं कहेंगे सिटीजन ऑफ यूपी हूँ, सिटीजन ऑफ बिहार हूँ, सिटीजन ऑफ तमिलनाडु हूँ, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो गई, चाहे कैग का ऑफिस हो गया, सो ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इस्टेब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन से। इमरजेंसी प्रोविजन है 352 से लेके 360 तक। देन 3 टीयर गवर्नमेंट है, हालांकि 3 टीयर्स इनिशियली 2 टीयर ही थी, बट 3 टीयर बनी 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से, वो देख लेंगे हम अभी 1993 में। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वन लाइनर में अब आप देखेंगे भी पीवाईक्यू किसी का भी हो, एमएससीईटी का हो या सीवीटी का, ये आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो जब मैं अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा रहा था तो उस समय भी बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी का, उसका 75% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा है। इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। 75%, 3/4 जो पार्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा है। जो मेन मेन प्रोविजन है, जो मतलब पूछे जाते हैं नॉर्मली एग्जाम में, वो मैं लिखा हूँ। जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। जुडिशरी की ओवरऑल, जैसे फेडरल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वही 1950 में 24 जनवरी 1950 को जाके सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट होता है। सो एक पार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है जुडिशरी का। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी प्रोविजन भी आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ये जो चीज है वो आई है
वेमार या जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से? कि फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं सॉरी, वो दिखा नहीं होगा। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये प्रोविजन कि फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाएगा जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। बट इमरजेंसी प्रोविजन एज अ होल कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन फेडरल स्कीम, फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं बताया था 1935 में फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन आया था, हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था बट वो आया था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बट अगर आप पूछा जाए फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का कहाँ से आ रहा है, सो वो कनाडा होगा, याद रखिएगा। कनाडा से आ रहा है ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। देन ब्रिटिश पार्ली कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉलोनिज्म जो है ब्रिटिश से ही आ रहा है, सो हम इनसे तो इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सीधी सी बातें होंगी। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दोनों को एक साथ याद रखिएगा कि पार्लियामेंट है तो दो है, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा। सो दोनों कहाँ से आ रहा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। देन सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ मतलब रेक्स लेक्स, लॉ इज द किंग, लेक्स टेक्स सॉरी, लेकिन लैटिन टर्म है, मैक्सिम है जिसको बोलते हैं लॉ इज द किंग, इन स्पाइट ऑफ किंग इज लॉ, यहाँ पे लॉ ही सुप्रीम होगा। उसी को कॉन्सेप्ट को बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन स्पीकर का इंस्टीट्यूशन, लॉ मेकिंग प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया में है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जहाँ पे ये चेक किया जाता है कि जो लॉ बना है, मतलब था वो जुडिशियल, ओवर रीच में नहीं बोलूंगा, जुडिशियल तरह से, मतलब जुडिशरी धीरे धीरे मॉडिफाई की इसको और करंट सिनेरियो के हिसाब से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर दी। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या था? सिंपली कि जो भी लॉ बना है क्या प्रॉपर उसका प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, और अगर प्रोसीजर फॉलो सब कुछ हुआ है तो जो भी लॉ बना है वो वैलिड है। बट डीपीएल में क्या होता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो जो है वो है ही, उसके साथ ही ये भी देखी जाती है कि क्या नेचुरल जस्टिस, जो भी लॉ बना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसे अपहोल्ड हो रहा है कि नहीं, क्या वो लॉ को आपकी कोई राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है जो एकदम फंडामेंटल हो आपसे। सो वो भी जब चेक किया जाता है पीईबीएल के साथ, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो वाला जो सिस्टम है वो लोग जापान से लिए हैं, अभी देख लेंगे यहाँ पे और आगे। और कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है। इसमें मेन जो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, स्पीकर का ऑफिस, कैबिनेट सिस्टम और पीईबीएल। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। प्रिएम्बल जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस से लिया गया है। आप अगर ब्रिटिश का देखेंगे तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे बेसिकली लेजिस्लेशन आते रहते हैं और वही कंपाउंड होते जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट होता है। देन फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। और लिखा हूँ मैं, इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होगा, ये दोनों कहाँ से आ रहा है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जेन जुडिशियल रिव्यू, जहाँ जुडिशरी की पावरफुल होने की बात होगी तो वो कहाँ से आ रहा है? यूएस से आ रहा है। जुडिशियल रिव्यू हो या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो या फिर ये हो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। देन सेपरेशन ऑफ पावर between different organs of state, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये कहाँ से आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आ रहा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। देन प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होगा, जैसे यूएस में आप देखते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, वैसे इंडिया में ही हालांकि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है बट उसके बाद भी सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी या ऑफ ऑल दी फोर्सेस बोलते हैं प्रेसिडेंट को। सो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है।
और वाइस प्रेसिडेंट अगर यूएस में देखेंगे तो वो सीनेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। सेम यहाँ पे भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आ रहा है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्रीएम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एफआर और जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये मेन है जो यूएस है, इसको तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। आयरलैंड ने खुद जो है डीपीएसपी स्पेन से लिया है, स्पेन से बोरो किया है। और अगर आयरलैंड नहीं आता है तो स्पेन आएगा, सो याद रखिएगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है प्रेसिडेंट का, वो जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है डीपीएसपी, इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सबसे पहले कौन आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जॉइंट सेशन आप लोग सुने होंगे कई बार, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो जाता है जब कोई जो लॉ है वो पास नहीं हो पाता है, और एक हाउस उसको पास करा दिया, दूसरे ने उसको होल्ड कर लिया, या दूसरे ने पास कर दिया, पहले ने होल्ड कर लिया। सो ऐसे में जॉइंट सेशन किया जाता है इन ऑर्डर टू पास द बिल। तो जॉइंट सेशन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए जॉइंट सेशन नहीं बैठाया जा सकता है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए होता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जॉइंट सेशन का। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जॉइंट सेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में जैसे ही आता है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद आती होगी, जिसमें मेन जो प्रिंसिपल लिखे थे वो थे आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और वहाँ किंग को हटा दिया गया था, वो लोग बोले थे कि इलेक्शन के थ्रू एक लीडर होना चाहिए हमारा। सो रिपब्लिकन सिस्टम की जो शुरुआत थी, मतलब रिपब्लिकन सिस्टम जो का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो प्रियम्बल हो या ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर में जो हमको दिखता है, वो कहाँ से लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मैं उसी समय आपको शुरुआत में बताया था कि फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ जो है ऑफ इट्स ओन काइंड, वो कहाँ से लिए हैं हम, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि ओवरऑल जो चीज़ थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन थी, बट उसको अपने हिसाब से जो मॉडिफाई किया गया है वो कहाँ से मोटिवेट होकर, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन रेसिडुअल पावर के पास जो भी होगी, रेसिडुअरी लिस्ट एक होती है, जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी उस पे लेजिस्लेशन पॉसिबल नहीं है, जो या जो फ्यूचर में बनेगी। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो आईटी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। सो अब जो उस पे एक्ट बन रहा है, सो वो जो चीज़ है वो सेंटर के पास होगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दो, अब फेडरलिज्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सीधी सी बात है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगा जब फेडरलिज्म की बात इसी से हुई है। तो यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, स्वरण सिंह कमेटी से पार्ट 4A में जो ऐड हुई है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनिशियली 10 थी, 11th ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, जिसमें राइट टू एजुकेशन वाला भी ऐड हुआ था और 21A भी ऐड हुआ था। मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ, बस सुनते रहिएगा, इतना कुछ वो नहीं है। देन 5 ईयर प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन था जो इस्टेब्लिश होता था, वो कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से। और जस्टिस के जो आइडियल्स हैं प्रियम्बल में जो मेंशन्ड है, वो कहाँ से लिए हमने, यूएसएसआर से फॉलो किया है। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंपॉर्टेंट यही है, ये भी देख लीजिएगा, इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने फॉलो किया है वहाँ से। जापान से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैं अभी पहले भी बताया था, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के साथ जब हम ये भी देखने लगते हैं कि जो लॉ बना है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और वो मतलब एक तरह से किसी भी राइट को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक फंडामेंटल राइट को वॉल्यूट तो नहीं कर रहा है। सो वो जब साथ में देखने लगेंगे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की, तो वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन जाता है, जापान से हमने फॉलो किया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियर है, इतना ही है। और जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैं बता दिया, सब नहीं याद करना है, जो मेन मेन है उसको ध्यान में रख लीजिएगा।
और तेज बोल रहा हूँ तो यार मेंशन कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली सोच मतलब चाह नहीं रहा हूँ लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा, इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ। बाकी ग्रेजुएट हैं यार आप लोग, या हो जाएंगे इस साल, क्या ही सोचना है आप लोगों को। अब मेन टॉपिक को शुरू करते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने जैसे देखा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, ideals of justice, USSR constitution, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीन टाइप की जस्टिस मेंशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप पांच टाइप की लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दो टाइप की इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एक टाइप की इंडिविजुअल है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। सो हमारा जो प्रियम्बल है आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जिसमें मेनली तीन वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तीन वर्ड जो है अलग से ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा प्रियम्बल का जो डिज़ाइन है वो किसने किया था, बी आर सिन्हा ने किया था। जब मैं वहाँ भी पढ़ा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी कारीगरी और वो सब जो डिज़ाइन बना है किसने किया था, तो वहाँ भी बी आर सिन्हा का नाम आया था। सो याद रखिएगा, वन लाइनर है तो आ सकता है यार। देन प्रियम्बल को अलग अलग जूरिस्ट ने, इंडियन जूरिस्ट ने नाम दिया है और अलग अलग मतलब एक तरह से टाइटल दिया हुआ है। सो जैसे नानी पालखीवाला जी ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीधा एक शब्द में आ सकता है किस जूरिस्ट ने या किस लीगलिस्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये सब याद रखिएगा यार, आगे भी काम आएगा आपको। देन के एम मुंशी जी ने इंडियन प्रियम्बल को कहा था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रियम्बल को कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चारों जूरिस्ट को याद रखिएगा, नानी पालखीवाला आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के एम मुंशी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास भार्गव सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अर्नेस्ट बार्कर की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट। जैसा मैं बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू तीन वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, और दिस इज द ओनली टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रियम्बल है वो अमेंड हुआ था। उसके बाद कभी भी प्रियम्बल को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ केस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेरूबारी री बेरूबारी यूनियन का केस था 1960 का, जस्टिस हिदायतुल्लाह भी थे इस बेंच में। सो इसमें बोल माना गया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा केस था, री बेरूबारी यूनियन केस 1960। याद रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बस इससे हम जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आता है केशवानंदा भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल जो है वो वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये मान लिया तो उसी के बाद ये अमेंडमेंट हुई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और ये सब तीनों वर्ड ऐड हुए थे। देन यही सेम जो केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट था वही रिपीट किया गया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया में 1995 का जो केस है। प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिपीट किया गया, ठीक है। तो बेरूबारी में क्या कहा गया, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती में बोला गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल में मेनली हमको इतना ही जानना है और कुछ ऐसा जानने लायक है नहीं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरऑल एक बार देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। टोटल 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मेन है वो मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 में जिसमें है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
2 में आप बाहर की टेरिटरी कैसे एक्वायर करेंगे, 3 है इंडिया की कैसे करेंगे, ठीक है। देन सिटीजनशिप आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 पार्ट 2, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 36 टू 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, स्वरण सिंह कमेटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, देन पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट। ये सब जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, सब नहीं। यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 याद रखिएगा। पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट। देन इंपॉर्टेंट कौन सा है, पार्ट 5 हो गया यूनियन, पार्ट 6 हो गया स्टेट, फिर 7 छोड़ के पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 में है पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो केम इनटू फोर्स ऑन 1993, म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9 है 74th CEA 1992, ठीक है। PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उसमें ऐड हुआ था। देन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पार्ट 15 इलेक्शन, बीच में आप सेंटर और स्टेट ये भी देख लीजिएगा। 10 में ट्राइबल एरियाज और 11th में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। देन पार्ट 15 इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस। देन पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। सो मेनली यही इंपॉर्टेंट है जो मैं टिक लगाया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो आपको एकदम ध्यान में रखिएगा। यूटी सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 1 से 7 तक ये हो गए। देन 8 छोड़ के 1 से 6 तक ये हो गए। देन 7 छोड़ के 8 पे हो गया यूनियन टेरिटरी, 9 पे है पंचायत, 9A पे है म्यूनिसिपैलिटीज, 11 पे है अपना ये स्टेट सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, और 10 में है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, 15 में है इलेक्शन, 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस, 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना तो एकदम ध्यान में रखिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। इतने मिनिमम हमारा जो पार्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो मैं बता दिया। देन शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो शेड्यूल्स जो हैं मेनली हमारे पास जो है इनिशियली जो था वो था 8 शेड्यूल्स, बट अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। मुझे इंस्टा पे एक अच्छी सी पोस्ट दिखी थी, अच्छा सा तरीका है याद करने का, सो मैं छाप दिया उसको स्क्रीनशॉट लेके। तो बताता हूँ, सबसे पहला है शेड्यूल 1, टेरिटरीज एंड स्टेट। बेसिकली एक तरह से ये कंपाउंड करता है हमारा जो पार्ट है उसको, और इसमें डीप में हर चीज़ मेंशन होती है, जैसे यूनियन एंड टेरिटरीज कैसे प्रोविजन बनना है वो उसमें मेंशन है, बट टेरिटरीज एंड स्टेट जो हमारा है पहला शेड्यूल 1, इसमें सारे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनका मेंशन है, ठीक है। तो बस शेड्यूल का यही काम है। करेंटली 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। तो शेड्यूल 1 हो गया हमारा टेरिटरी एंड स्टेट। शेड्यूल 2 कौन सा है, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रखिएगा। तीसरे में है ओथ्स एंड एफर्मेशंस, अलग अलग ऑफिस का, कैग हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या हमारे MP हो, MLA हो, इन लोग का। देन फोर्थ में राज्यसभा में सीट कैसे एलोकेट होगी, किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी ये। फिफ्थ में है शेड्यूल्ड एरिया। सिक्स्थ में है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेवेंथ में है फेडरल लिस्ट, जिसमें सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का मेंशन है। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन्ड है, ठीक है। देन एट्थ में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। करेंटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। इनिशियली जब बनी थी आई गेस 15 थी कि 14 थी, लेट मी कंफर्म।
मैं अभी कंफर्म करके बनाता हूँ। 14 थी, हाँ। इनिशियली जो थी वो 14 थी, अब 22 हो चुकी है। करेंटली 22 है। देन 9th में है लैंड रिफॉर्म्स, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था, 9th शेड्यूल। जुडिशियल आउटरीच से इसको बाहर रखा गया था कि इसमें कोई भी, जिसमें जो भी लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आएंगे। देन 10th में है डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में ये शेड्यूल ऐड हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ का 10th शेड्यूल में। देन 11th शेड्यूल में पंचायत है, 73rd CA 1992। देन 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी, 74th CA 1992। ये दोनों केम इनटू फोर्स कब हुए थे? 1993 में। समझ गए? सो पहला है टेरिटरी एंड स्टेट्स, दूसरा है इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज, थर्ड है ओथ्स एंड अफर्मेशंस, फोर्थ है राज्यसभा का सीट कैसे एलोकेट होगा, फिफ्थ है शेड्यूल्ड एरिया, सिक्स्थ है ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो है, सेवेंथ में है फेडरल लिस्ट, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एट्थ में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। टोटल 22 है करंटली। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब 14 थी। नाइन्थ में है लैंड रिफॉर्म, फर्स्ट CA 1951। देन डिफेक्शन लॉज 10th में है, ठीक है। 11th में है पंचायत, और 12th में है म्यूनिसिपैलिटीज। इसी के साथ हमारा जो ओवरऑल है, मतलब सबसे पहले पार्ट हो गया एंड देन शेड्यूल हो गया, वो हमने देख लिया है। ईयर्स ऑफ ओल्ड PM अच्छा तरीका है याद करने का, और ऑप्शन वाला एग्जाम रहता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो जिस तरह के एग्जाम होते हैं इसमें बेसिक ही आएगा कि इस शेड्यूल में क्या मेंशन है एंड और, सो बस ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 टू 35। 12 में डिफिनीशन है, 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो ये सिंपली बताता है कि अगर लॉज कोई भी बन रहे हैं और वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, तो वो जो लॉ है वो सस्टेन नहीं करेगा और स्टक डाउन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा जो भी लॉ ऐसा करेगा कुछ। फंडामेंटल राइट्स की एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये इस आर्टिकल में क्या लिखा है। सो कोशिश करिए इसको रट लीजिए, इससे बिल्कुल समझौता मत करिए। बेसिक सा एग्जाम है तो क्या ही जा रहा है यार, ये आपके हमेशा काम आएगा। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखिएगा, ओनली फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट है, मतलब आप कोई भी और आर्टिकल पढ़ेंगे सो उसमें कुछ ना कुछ प्रोवाइजो लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर ये हो जाएगा तो हम ये ले लेंगे, या ये हो जाएगा तो हम आपको ये पावर दे देंगे। इकलौता एक है जहाँ सिर्फ ये बता देता है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड है, कोई उसमें प्रोवाइजो नहीं लगा है कि नहीं अगर आप ये करेंगे तो वैलिड है। और ये एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, ओनली एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कौन सा है? आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में टोटल 6 है, 5 है सॉरी, पांचों हो गई, ठीक है। 14 टू 18। देन राइट टू फ्रीडम है 19 टू 22। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, मतलब वही सारे के सारे फ्रीडम्स हमारे जो हैं वो आर्टिकल 19 में मेंशन है। कौन कौन से फ्रीडम्स हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19A। बी है असेंबली, सी है एसोसिएशन, डी है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ई है रेसिडेंस। एफ जो था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था उसको हटा दिया गया है। सो अब जो है सीधा ई के बाद, एफ के बाद सीधा राइट टू प्रोफेशन आता है जी, ठीक है। सिक्स्थ जो हमारा वो था फ्रीडम प्रॉपर्टी का, वो हट चुका है। 44th सी है।
1978 से, ठीक है? उसको ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 31 भी है, वो भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। 300 ए में डाल दिया गया था उसको, ठीक है? देन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मेनली 3 है इसमें। एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब आज आपने कोई काम किया है जो आज लीगल है, कल एक कानून बनता है और बोला जाता है कि ये काम जो है इल्लीगल है, तो आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा जो आपने आज किया है कल, ठीक है? जो मतलब आज लीगल है तो लीगल है, कल को वो इल्लीगल हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो आज कर लिए हैं वो लीगल है, वो कल भी उसके लिए आपको फ्यूचर में सज़ा नहीं मिलेगी कि आप पहले ये किए थे, उस समय तो लीगल था बट अब इल्लीगल हो गया है। सो एक्स पोस्ट फैक्टो ये है। देन डबल जियोपार्डी, कोई भी इंसान एक ही काम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। देन सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप ही का स्टेटमेंट, आप ही का गवाह आपके खिलाफ नहीं यूज़ किया जाएगा। तो मेनली यही 3 चीज़ें हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 और 21 में बताया था कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। देन आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट इसके साथ बहुत खेलता है, सबसे ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन इसी का होता है। कुछ भी है, राइट टू इंटरनेट से लेके हर चीज़ जो है वो आर्टिकल 21 में ही ऐड कर दी जाती है। आर्टिकल 21 ए, राइट टू एजुकेशन। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ था ये। 11th हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी से ऐड हुई थी, इसी अमेंडमेंट से। देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है? इन सर्टेन केसेस वही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाइए और उसको बताइए कि क्यों ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइए, और उसको मतलब कानूनी सलाह और ये सब के लिए जो राइट मिलता है आर्टिकल 22। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। सबसे पहले है ट्रैफिक्स इन ह्यूमन बीइंग, देन है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। पहले ह्यूमन बीइंग देन चाइल्ड, ठीक है? 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टोटल 4 है। फ्रीडम ऑफ 25 इंपॉर्टेंट है। 26 है रिलीजियस अफेयर मैनेज करना। 27 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 28 इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप के लिए फ्रीडम, ठीक है? सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। 26 में है रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की पावर। 27 छोड़ के फिर 28 में हमारा है ये रिलीजियस वर्शिप और जो हमारा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसके लिए फ्रीडम। 27 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टैक्सेस और उसके लिए प्रमोशन के लिए, बट देख लीजिएगा। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी कहते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फंडामेंटल राइट्स याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। एज सच कोई मुझे ट्रिक्स नहीं पता है, मैं बार बार रिपीट करता था तो वो अपने आप ही याद हो जाता है। देन आर्टिकल 31, जैसा मैं बताया 44 CA 1978 से अमेंड हो गया था ये, और ये ऑर्डिनरी लीगल राइट बन गया आर्टिकल 300A के अंडर में, ठीक है? देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, जिसमें हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जिसको बोलते हैं, इसे हार्ट ऑफ एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर जी ने कहा था। आर्टिकल 32 को, जिसमें पांचों रिट्स भी मेंशन्ड है, ठीक है? वो सब करेंगे तो बता दूंगा। सो मेनली जो था वो यही है, आर्टिकल 32 ही इम्पोर्टेंट है, और तो मार्शियल लॉज एंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इतने ही आर्टिकल हैं, आप याद कर लीजिएगा। रिपीटिशन इज द की, बार बार रिपीट करेंगे सो आराम से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, सो फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP, दो बहस रही है फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP, और फंडामेंटल राइट को क्या अमेंड कर सकते हैं या नहीं, या कितना अमेंड कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या होगा। यही दो बहस हमेशा रही है। सो आज हम मेन फोकस करेंगे दूसरा जो है फंडामेंटल राइट, कैसे अमेंड कर सकते हैं, कितनी पावर है, एब्सोल्युटली कर सकते हैं कि नहीं। केस लॉ से इसको समझेंगे हम, जो भी इंपॉर्टेंट केस है इसके सारे मैं वो मेंशन कर दिया हूँ, और आपको एक बार टाइमलाइन के थ्रू समझाता हूँ पूरा। सबसे पहला केस होता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं बताया था आपको, बस कहानी की तरह सुनिएगा, बाकी मैं चीज लिखा हुआ है इसमें, अलग अलग जगह से मैं स्क्रीनशॉट लेके बनाया था।
तो बस सुनिए, सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। मैं बताया आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें 9th शेड्यूल ऐड हुआ, और जो है ये इसका मेन जो टारगेट था वो जो जमींदार होते थे, लैंड ओनर होते थे, जिनके पास बड़ी-बड़ी लैंड होती थी। अब नया-नया देश बना है तो लैंड की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न लाया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 15 और उस प्रोविज़न में था कि आर्टिकल 15 या आर्टिकल 19 जो प्रॉपर्टी वाला है, वो अगर इन्फ्रिंज भी हो रहा है इन ऑर्डर टू सस्टेन हमको लैंड लेने के लिए, तो वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है? तो राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हो रहा था, कर्टेल हो रहा था। तो इसी के लिए ये जो केस होता है संकी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चैलेंज किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। यहाँ पे मेन जो डिबेट थी वो ये थी आर्टिकल 13, जिसमें लिखा था लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे एनालाइज किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 चीज़ होती है, एक होता है नॉर्मल लॉ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो आर्टिकल 13 ने सिर्फ लॉ की बात की है, ऑर्डिनरी लॉ की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं की है। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई चीज़ ऐड हो रही है और फंडामेंटल राइट कर्टेल कर रही है, सो वो आर्टिकल 13 के स्कोप के बाहर है। सो मतलब वो जो है पार्लियामेंट आराम से कर सकती है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस केस से सिंपली यही हो गया कि हम जो हैं आर्टिकल 13 रूरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नॉट ऑर्डिनरी, सो देख सिंपली क्या है कि कोर्ट जो है पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ लॉ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होता है। सो यहाँ पे पावर मिल गई पार्लियामेंट को। अच्छा, इसके बाद आता है सज्जन सिंह केस 1964 का। सेम यही चीज इसमें भी रिपीट की जाती है कि फंडामेंटल राइट को क्या है, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। शंकरी प्रसाद का जजमेंट फिर से अपहेल्ड किया गया और फंडामेंटल राइट शुड बी अमेंडेबल, ये फिर से बोला गया किसमें, सज्जन सिंह के केस में 1964। अब इसके बाद एक बड़ी चीज होती है, एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी एग्जीक्यूटिव कमजोर होगी तो जुडिशरी अपने आप मजबूत होगी। अब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, फिर 66 में हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ होती है। उसके बाद पावर जो है 1966 में इंदिरा गांधी को जाती है। कांग्रेस खुद अपने में बटा हुआ था, सिंडिकेट ग्रुप और कांग्रेस का जो कोर ग्रुप था। सो उस समय जो सरकार जो है बहुत बहुत मतलब कमजोर थी। सो सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर सरकार कमजोर होगी तो जुडिशरी अपने आप पावरफुल होती है। आज के भी केस में वही है, और जब सरकार मजबूत होती है तो जुडिशरी को झुकना ही पड़ता है। वो मतलब नेचुरल नेचर ही है, वो होता ही है। सो 67 में एक जजमेंट आती है, गोलकनाथ जजमेंट 1967 की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली इस जजमेंट में क्या बोला कि जो हमारा ये है फंडामेंटल राइट्स जो है, 11 जज की बेंच बैठती है, 6-5 की रूलिंग आती है, और बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी वे के थ्रू, 368 के थ्रू भी हम फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू, प्रोस्पेक्टिव भी लगाया जाएगा, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कर सकते हैं, अब बोल दिया है कि नहीं, तो अब ये नहीं कह सकते कि पुराना जो हमने जजमेंट दिया है वो खराब था। प्रोस्पेक्टिव रूलिंग अब लगेगी, ऐसा आया गोलकनाथ जजमेंट में। एक तरह से थोड़ा सा बेसलेस भी जजमेंट था ये, एक बार में बोल देना कि नहीं आप कर ही नहीं सकते, अमेंड कर ही नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट lacks the authority to amend fundamental right in part 3 of the constitution in establishing their inviolability and protection from amendments। अच्छा, गोलकनाथ जजमेंट में सिंपली यही है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। अब जो हमारी गूंगी गुड़िया जी थी, जिनको इंदिरा इंदिरा गांधी जिनको बोल रहे हैं, मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, और अभी तक लास्ट भी है, उसके बाद तो कोई बना नहीं है। सो अलग लेवल पे वो लेडी ऑपरेट करती थी, सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में से एक थी वो। मैं तो मानता हूँ सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब उनका तांडव शुरू होता है, इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी। 1971 में आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 दोनों को अमेंड कर दिया। आर्टिकल 13 में लिख दिया कि आर्टिकल 368 इसको अमेंड कर सकता है, आर्टिकल 13 के 4 में कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। और आर्टिकल 368 में एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है कि आर्टिकल 368 किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट।
और एक चीज़ और थी इसी में, फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अमेंडिंग आर्टिकल 13 एंड 368 दोनों को अमेंड कर दिया। प्रेसिडेंट को एक ही बार में असेंट देनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, ये भी इसी के थ्रू आया था, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इसके बाद एक जजमेंट आती है, इंडिया की सबसे लैंडमार्क जजमेंट और सबसे बड़ी बेंच जिसमें बैठी थी, 13 की जज बैठी थी, 7 और 6 का रूलिंग थी, 7:6 की, 17 लिख दिया मैं, सॉरी, 13 जज बेंच थी, 7:6 का जजमेंट आता है 1973 में केशवानंदी भारती केस की जजमेंट का। उसमें 24th अमेंडमेंट एक्ट को जो है अपहेल्ड किया जाता है और बोला जाता है हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, प्रोवाइडेड कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अफेक्ट ना हो। सो उस समय बेसिक स्ट्रक्चर इसी केस के थ्रू इवॉल्व हुआ था और बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सच कहीं लिखा नहीं है, बट हम जब ओवरऑल रीडिंग लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की सो कुछ प्रिंसिपल्स उभर के आएंगे, तो वही होंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसमें वही सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, सेक्युलरिज्म, ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का। हम धीरे धीरे इंटरप्रेट करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो केस टू केस बेसिस से पढ़ता गया। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इस जजमेंट के थ्रू आया, किसके, 1973 के केशवानंदा भारती केस जजमेंट से। अच्छा, इसी बीच एक चीज और चल रही थी, सो इतना ही है इसमें केशवानंदा भारती जजमेंट में 1973 की अभी तक की सबसे बड़ी जजमेंट जो है, सबसे बड़ी बेंच जो बैठी थी 13 लोगों की। इसीलिए इसको बदलना भी आजकल बहुत टफ है। लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, डिबेट एक चलती है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हटा दिया जाए, जुडिशरी के पास एब्सोल्यूट पावर है। इतनी बड़ी बेंच थी ये कि अब फिर से इस पेंडेंसी पे इस जजमेंट इस बेंच को इससे बड़ी बेंच को बैठाना थोड़ा सा टफ है। सो इसीलिए बहुत एब्सोल्यूट हो चुका है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और एज सच कभी हटने वाला ये है नहीं अभी तक जो समझ में आता है। सो इसी बीच एक चीज और चल रही थी, 1971 में 5th जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। उसमें इंदिरा गांधी जी रायबरेली से लड़ रही थी, उनके सामने थे राजनारायण जी। सो रायबरेली से ही, एक तरह से वो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट लीडर थे राजनारायण जी, बहुत पॉपुलर लीडर थे रायबरेली की, वो हर जगह जीतते थे, यूपी में कहीं से भी खड़े होते तो वो जो है इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं 1971 में रायबरेली सीट से, और राजनारायण जी हार जाते हैं। राजनारायण जी एकदम श्योर रहते हैं कि वो जीतने वाले हैं। सो वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं कि इन्होंने इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू और अपने ये जो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया है, मिसयूज गवर्नमेंट मशीनरी एंड ऑल, इंदिरा गांधी जी ने, और उसके थ्रू ये केस जीता है। उसी में आप लोग सुने होंगे इंदिरा गांधी जी भी 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट रही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जगमोहन लाल सिन्हा जी जज रहते हैं उस केस में। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आती है 1975 में, जिसमें माना जाता है, जिसमें एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कन्विक्ट हो जाती हैं हमारी इंदिरा गांधी जी, और बोला जाता है कि इन्होंने मिसयूज किया है गवर्नमेंट मशीनरी की, और उनके ऊपर 6 साल के लिए बैन लग जाता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। द मोमेंट ये जजमेंट आता है तो अब भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कन्विक्ट किया गया है, अब उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। सो उसी के थ्रू तुरंत के तुरंत उस जो जजमेंट आया उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो उनकी पूरी काउंसिल थी इंदिरा गांधी जी की। सो वहाँ पे केस जैसे पहुँचता है, उसके तुरंत बाद ही हमारी तीसरी इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इमरजेंसी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान वॉर के चक्कर में, एक और इमरजेंसी 1975 में लगती है, जून 1975 में, मार्च 1977 तक जो चली। इंटरनल इमरजेंसी की इंटरनल एग्रेशन इमरजेंसी थी वो, ठीक है। सो इमरजेंसी लगती है, और ये जो 39th अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाया जाता है 1975 में। मतलब केस कन्विक्ट होती हैं यहाँ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग चल ही रही होती है, मतलब पेंडिंग रहता ही है केस, तब तक तुरंत इमरजेंसी लागू होती है और 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1975 में, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आर्टिकल 329A लाया जाता है इसमें, जिसमें लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो इलेक्शन है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो वही हुआ था राजनारायण के केस में। तो इसी को अमेंड कर दिया गया था और 39th अमेंडमेंट एक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का केस वो जो चल रहा है अभी तक, वो था राजनारायण जजमेंट वर्सेस इंदिरा गांधी नेहरू गांधी। अब इंदिरा गांधी अपील लेके गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अब वो केस हो गया है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, आर्टिकल 329 ए जो ऐड हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात, कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है इन लोगों का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो इलेक्शन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट एट द सेम टाइम जो अभी कन्विक्ट हुई थी इंदिरा गांधी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको कन्विक्ट किया गया था जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, उसको वापस ले लिया जाता है और बोला जाता है कि कोई भी एज सच मैल प्रैक्टिस नहीं थी, कोई भी इनसफिशिएंट प्रूफ, कोई भी सफिशिएंट प्रूफ हमको नहीं मिला है जिससे प्रूफ हो सके कि इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज किया है गवर्नमेंट मशीनरी का। सो आप देख रहे हैं कि बैलेंस कैसे बैठाया जाता है कि इंदिरा गांधी जी को भी बोल दिया ठीक है आपका इलेक्शन ठीक था लेकिन ये चीज़ गलत की है आप। सो ये होता है मेनली, इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है, उसी बीच एक कांड और होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रियम्बल जैसे मैं बताया था एडिट हुआ था, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। देन 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट से 5 चीज़ें हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई। कौन थी वो? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वन लाइनर में आ जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। कौन कौन सी 5 चीज़ें या किसी भी इनमें से कौन से एक चीज़ है जो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड की गई थी स्टेट लिस्ट से, तो ये याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी आर्टिकल 51A पार्ट 4 ए स्वरण सिंह कमेटी। देन पार्लियामेंट 329A, ठीक है, लोकसभा और स्पीकर। डीपीएसपी को प्रेसिडेंस दिया गया और फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू, वो कर्टेल की गई थी, अभी तक था कि अभी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकता है, रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट। इसमें क्या हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, कि हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉज को वो नहीं चेक कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं चेक कर सकता है, ये भी किया गया। डीपीएसपी मेनली कुछ ऐसे डीपीएसपी थे जो प्रेसिडेंस दिए गए फंडामेंटल राइट के ऊपर भी, कि इन डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये सब चीज़ें होती हैं। सो इसके बाद आता है मिनर्वा। हालांकि 43rd अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो कई चीज़ें हटा लेता है, जैसे हाई कोर्ट की पावर जो घट रही थी वो भी हटा लेता है। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें भी बहुत चीज़ें जो हैं उसको ठीक किया जाता है, जो इतना कांड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देन फाइनल आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें जो प्रेसिडेंस दिया गया था हमारा डीपीएसपी को इन ओवर ओवर फंडामेंटल राइट, इसको खत्म किया जाता है। हालांकि डीपीएसपी वाला जब हम करेंगे केस तो उसको अलग से देख लेंगे, छोटा सा ये टॉपिक है, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ थी, पार्लियामेंट कोर्ट डिस्क्लेयर दैट द जुडिशियल ऑफ एसेंशियल फीचर ऑफ, वही सेम चीज़ रिपीट किया कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप वापस नहीं ले सकते हैं, इसको आप नहीं खींच सकते हैं हमसे। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो भी चीज़ें थी, जो प्रोविजन थे जो जुडिशियल रिव्यू खत्म कर रहे थे, उनको वापस लिया गया, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। और फाइनली एक आता है वमन राव केस 1981 का, ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही रहता है। इसमें बताया गया था जो 24 अप्रैल 1973 है, ये डेट है केशवानंदा भारती केस के जजमेंट का। सो वमन राव केस में क्या किया गया था कि क्या था, केशवानंदा भारती केस के पहले जो था, क्या था कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है और एज सच उनके ऊपर कोई वो नहीं होगा, मतलब चेक्स नहीं होगा। और 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ें ऐड हुई हैं उनके ऊपर भी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसके पहले था। बट फिर केशवानंदा भारती केस से हुआ कि नहीं, अमेंड तो आप कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो करना होगा।
सो इस कट ऑफ डेट को माना गया है कि 1973 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी लॉज हैं जो 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं, उनके ऊपर तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, बट उसके बाद जो भी आए हैं लॉज, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। और उसके बाद जो भी लॉज आए हैं और वो वायलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, उसके पहले का नहीं। सो वोमन राव केस में 24 अप्रैल 1973 को कट ऑफ डेट रखा गया है फॉर प्रोस्पेक्टिव थिंग की प्रोस्पेक्टिव एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो आज का पूरा टॉपिक है वो खत्म होता है। थोड़ा कहानी जैसा मैं बताने की कोशिश किया हूँ। कुछ चीज़ें थोड़ा क्योंकि जल्दी-जल्दी बता रहा था तो हो सकता है तेज़ हो गया हो, बट आई बिलीव ठीक ही होगा। सो इसके बाद हम डीपीएसपी करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा नहीं खींचूँगा मैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो करेंगे। और लैंडमार्क जजमेंट तो हम साथ-साथ कर ही रहे हैं। उसके अलावा मेन-मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं वो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स वो जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे। ज़्यादा खींचूँगा नहीं मैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा फ़ेवरेट टॉपिक था तो मज़ा आता है मुझको बताने में। सो दैट इज़ इट। बट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए आप। बाकी कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगी, सो टेलीग्राम आईडी है मेरी, फ़ील फ्री टू आस्क। ठीक है, मिलते हैं। बाय-बाय।